हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों की मैंने सीरीज़ चलाई है केमिस्ट्री के लिए डीएसएसबी के सिलेबस के रिगार्ड में। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर इसमें स्टडी कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है जिसमें हमने कुछ बेसिक डिस्कस किए हैं। लेकिन उस बेसिक में से भी क्वेश्चन 100% बनने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरा लेक्चर ये स्टार्ट होता है आज, और इसमें हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप गूगल से जो है ये चैप्टर आप डाउनलोड करके एनसीईआरटी का, और आप उसमें से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ज़रूर पढ़िएगा, अपने आप ज़रूर पढ़िएगा मेरे पढ़ाने के बाद। तो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। इनिशियली पहले लेक्चर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एटम जो है, एटम के बारे में डाल्टन ने बताया था, और उन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे फर्दर डिस्कवरी की जिन्होंने इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया, जो कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो अलग अलग पार्टिकल्स आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनको किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वही हम इन अलग अलग मॉडल्स के अंदर पढ़ते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कि जैसे कि आप रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ोगे, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो उस एटम की स्ट्रक्चर के रिगार्ड में कि ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स किस तरीके से जो है एम्बेडेड है, किस तरीके से उसके अंदर रखे गए हैं, या फिर उसकी स्टेबिलिटी है, इससे रिलेटेड बात ही हम अभी इन मॉडल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो उनमें जाने से पहले हम कुछ है कि जो इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे देखते हैं। क्या क्या है भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबको पता है क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अगर इनके चार्ज की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज़ ज़ीरो। अब अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बस फ़र्क होता है इनके नेगेटिव और पॉजिटिव में। इसके बाद रिलेटिव अगर चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव है, माइनस में -1 है, और ये +1 है, और न्यूट्रॉन का मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर इसके बाद अगर इनके मास की बात करें तो मास ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जहाँ पे आपको इनके मास की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। और अगर प्रोटॉन के मास की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27। ठीक है, चलो इसके बाद इस टेबल में से आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप याद कर लेना। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 मेन मॉडल पढ़ रहे हैं, और तीसरा मॉडल फिर हम बोहर मॉडल, वो तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनसे। तो पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल, दूसरा मॉडल आएगा आपका रदरफोर्ड मॉडल, और तीसरा आपका आएगा बोहर मॉडल। ठीक है, अब इस वीडियो में हम 2 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, एक थॉमसन मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था 1980 के 98 के अप्रोक्सीमेट जो है ये मॉडल थॉमसन ने दिया था। और थॉमसन ने कुल मिला के बात क्या कही है, उन्होंने कहा है कि एटम जो है वो एक स्फीयर की तरह है, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो है पॉजिटिव, मैंने ये कलर कर दिया, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से इसके अंदर एम्बेडेड हैं। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, खरबूजा, तो खरबूजे के अंदर क्या है भाई, खरबूजे के जो बीज हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। बाकी जो खरबूजा है, रेड है, वो बिहेव करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह। मॉडल थॉमसन मॉडल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीज की तरह पूरे के अंदर ही फैले हुए हैं, ये बताया था अब जे थॉमसन ने अपने मॉडल के अंदर। ठीक है भाई, चलेगा। एक बार दो लाइन यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम पोजेसेस अ स्पेरिकल शेप पोजेस है, मैंने आपको बताया, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, और इसको दूसरे नामों से, किससे नामों से जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, रेजिन पुडिंग हो गया, या वाटरमेलन है, इन मॉडल के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। और इसकी मेन फीचर क्या थी, अगर आपसे ये पूछ ली जाए, जे थॉमसन मॉडल की जो मेन फीचर थी वो थी भाई इसमें जो मास है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया है। पॉजिटिव चार्ज जो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया है। मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ठीक है, although this model was able to explain the overall neutrality, इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी के बारे में बताया है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना अपना नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, इसके बारे में और कोई एडवांस बात नहीं बताई है। चलिएगा, यही बातें बताई हैं तो चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं और यहाँ से एक बार इसमें से थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये जो एक्टिविटी दे रखी है आपको, एक्टिविटी में क्या बता रखा है? एक्टिविटी में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कैथोड रे ट्यूब के बारे में। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी मटेरियल से स्ट्राइक करते हैं कैथोड रे ट्यूब के अंदर और वो जाकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर टकराते हैं, उस फ्लोरेसेंट, तो जो ये रेज़ यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, उन्होंने रोंटिज़न नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको एक्स रेज़ नाम दिया। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे और उनके स्ट्राइक होने से जो भी रेज़ प्रोड्यूस हो रही थी कैथोड रे ट्यूब के अंदर, तो उनको इन्होंने एक्स रे नाम दिया है। ये एक आध बात और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। वैसे यहाँ से याद रखना कि एक्स रेज की डिस्कवरी किसने की थी? रोंटजन ने। दूसरा हेनरी बैकुरल है। हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुछ एक ऐसे अनस्टेबल जो है एलिमेंट्स होते हैं या फिर नॉन स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं अपने आप ही विदाउट एनी रिएक्शन, मतलब उनमें हम कोई बाहर से कोई केमिकल ऐसी रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं जिनकी वजह से ये ऐसा कुछ एक्टिविटी हो। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? अनस्टेबल एटम होता है, एलिमेंट होता है और वो लगातार अपने आप ही एमिट करता रहता है रेडिएशंस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट होता है उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। और उससे जो ये रेज़ निकलती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है। जो अल्फ़ा जो रे होते हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं आपके, अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट जो है एटॉमिक मास होता है। ठीक है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट जो एटॉमिक मास होता है। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके इक्विवेलेंट होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अगर उस अल्फ़ा पार्टिकल से अगर हम 2 न्यूक्लियस मिला दें तो ये जो है आपके हीलियम के जो हीलियम का एटम है, ये हीलियम गैस है, उसकी तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं हम बिट्टा की। अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वही पॉजिटिवली चार्ज, और बिट्टा पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो बिट्टा जो रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स की तरह, जिससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। और गामा जो रेज होती हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो कैसी होती हैं, गामा रेज न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, जैसे एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज भी आपकी न्यूट्रल होती हैं। और किसने खोज की थी एक्सरेज की, रोंटजन ने, हेनरी बैकुलर ने रेडिएक्टिविटी की खोज की थी। अब यहाँ से बात आती है पेनिट्रेटिंग पावर की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा रेज की, फिर उसके बाद बीटा की, और फिर उसके बाद अल्फ़ा की। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग गामा, देन बीटा, देन अल्फ़ा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आता है आपका। रदरफोर्ड ने अपना एक अलग से मॉडल दिया जब थॉमसन मॉडल है उसके बाद। ठीक है, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने जो है एक मॉडल दिया है, उन्होंने क्या दिया है, एक थिन गोल्ड फॉयल ली है और उस पे जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है छोड़ा गया। तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है। यहाँ से क्या है भाई, एक लेड प्लेट ले रखी है जो कि थिन गोल्ड फॉयल के पास पतली सी बीम भेज रही है गोल्ड फॉयल के पास इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं और इस थिन गोल्ड फॉयल से टकराते हैं, तो टकराते ही ये यहाँ पे भाई इसके पास जो है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा है, जिसे फोटोग्राफिक प्लेट भी कह रहे हैं यहाँ पे, और ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। जैसे ही ये बीम आती है, रे ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स आती है, तो कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इससे टकराते हैं और एज इट इज़ निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत कम एंगल से डेविएट हो जाते हैं, और 20,000 में से एक रे ऐसी है जो वापस लौट कर चली जाती है। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें देखी गई हैं इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने उनको। चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि थिन गोल्ड फॉयल है, सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ये यहाँ पे ये बात बता रखी है आपको। और अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो रेज आ रही हैं वो आके स्ट्राइक कर रही हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो वहाँ से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कुल मिला के, मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड चले गए। कुछ एक जो है वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और 20,000 में से लगभग एक जो अल्फ़ा पार्टिकल है भाई वो बाउंस बैक हो जाता है, 180 डिग्री के एंगल से वापस लौट जाता है। तो इन ऑब्जर्वेशंस से उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला रदरफोर्ड जी ने, कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो एम्प्टी है, एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ स्पेस है वो खाली है। ठीक है, और कुछ एक जो फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ एक जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुए हैं। तो डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। देखो अभी मैंने बताया था कि जो अल्फ़ा जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और तो 20,000 में से एक चार्ज पार्टिकल जब वापस जा रहा है तो उसका क्या कारण है कि यहाँ पर कोई ना कोई इसके सेंटर में ऐसा चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसको जिसकी वजह से अल्फ़ा चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो रिपल्सन फील कर रहे हैं, और लगभग इसी अल्फ़ा पार्टिकल के लगभग साइज़ का ही है वो, क्योंकि वो रिपेल भी हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत छोटा अल्फ़ा पार्टिकल के कंपेयर में वो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो और फिर भी उसको रिपेल कर दे, तो कंपैरेटिव उसका साइज़ भी जो है कंपैरिजन में आता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है रिपल करने का कारण क्या है कि इसके एटम के सेंटर में कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जो इसको रिपल कर रहा है। तो फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एंड द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स, शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन
जो थॉमसन ने बताया कि मतलब थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ये सेंटर में रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज वो सेंटर में है, छोटा सा। और कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल है। उन्होंने साइज़ भी बताया कि एटम का जो साइज़ है वो 10 की पावर -10 है लगभग, और जो न्यूक्लियस उसका साइज़ लगभग 10 की पावर -15 है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस को, अगर हम एक क्रिकेट की बॉल माने, अगर न्यूक्लियस हम क्रिकेट की बॉल माने तो जो है एटम लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा। ये मैं यहाँ तो ड्रॉ तो कर नहीं सकती, इट्स जस्ट अ आइडिया। अगर न्यूक्लियस को हम एक क्रिकेट की बॉल के बराबर माने तो लगभग 5 किलोमीटर जो है उसका रेडियस होगा एटम का। इतना बड़ा होता है एटम कंपेरिव में, ठीक है। चलो भाई, अब रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन देखी हमने, फिर उसके कंक्लूजन देखे। रदरफोर्ड प्रपोज दैट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मतलब कुल मिला के इस मॉडल की से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में रखा है और उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। कैसे? जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रही हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो हैं ये रखे गए हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हालांकि जो है रदरफोर्ड का मॉडल है ये फेल हो गया था। रदरफोर्ड का मॉडल फेल होने का कारण हम आगे बताएंगे। उसके बाद हम आगे अपना छोटा सा ये टॉपिक है ये देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर एक मास नंबर है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर से आप सीधा बस यहाँ देख लो एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर की अगर हम बात करें, वैसे इसको ए से डिनोट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या को मिलाकर जो होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ ये आपको मास नंबर दे रखा है, मास नंबर दे रखा है तो पढ़ लीजिएगा। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही मास नंबर कहते हैं, ठीक है। आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। अब बात आती है आइसोबार एंड आइसोटॉप। पहली बात तो किसी भी हम एटम को अगर डिनोट करते हैं तो वो कैसे डिनोट करेंगे? एक्स, ये कोई एटम ले लिया हमने, कोई भी एटम, उसको एक्स से डिनोट किया है। यहाँ ए उसका होगा मास नंबर और जेड होगा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये किसी एटम को हमने डिनोट कर दिया है नॉर्मली किसी भी एटम को। तो आइसोबार वो होता है जिसका मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें क्या होंगे भाई? डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये एग्जांपल आप लोग यहाँ से देख सकते हो, C614 कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? आइसोटॉप। अगर आइसोटॉप की अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप लेते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होता है भाई? एक प्रोटॉन होता है। आइसोटॉप में हम ये भी, हाँ एक और बात ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, आइसोटॉप होता है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है या फिर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? आइसोटॉप। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है, अच्छा एक मिनट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या बोल दिया, कहीं गलत ना बोल दिया हो। आइसोटॉप वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो होता है
सेम, लेकिन जो मास नंबर होता है या फिर हम ये कह सकते हैं एटॉमिक मास होता है वो होता है डिफरेंट। इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब जेड सेम है, जेड सेम होगा तो प्रोटॉन्स की संख्या सेम होगी, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग होंगे। अब एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में अब क्या है भाई, प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के हैं ये। प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो कि इनके अंदर किसकी संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग मतलब एटॉमिक मास नंबर अलग है, तो ये क्या है भाई, ये आइसोटोप हैं। ये किसके आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के, ये आपने पढ़ा है ही, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद यहाँ से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और आपसे पूछ ले जाएंगे पेपर में, और फिर आप ये मत कहना कि मैम आपने करवाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको पता है जेड है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, और किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब 35 दैट इज़ एटॉमिक नंबर जेड, और उतने ही प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स हो गए आपके 35 और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि न्यूट्रल एटम है 35। अब 80 में से आप अगर 80 में से मतलब एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कह दिया जाए न्यूट्रॉन्स निकालो, तो मैंने बताया है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एटॉमिक मास के बराबर है, और ये जो अब ऊपर लिखा होता है ये एटॉमिक मास है। अभी मैंने आपको बताया था एक्स जेड ए, तो ये क्या आपका एटॉमिक मास है, और ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो अब आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आपको पता है, देखो दोबारा बताती हूँ एक बार, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक मास के। अब आपको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की संख्या, और एटॉमिक मास आपको दे रखा है 80 और प्रोटॉन्स हैं 35, अभी यहाँ पे हमने निकाले हैं। तो बस यहाँ से 80 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देना, 45 आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब तीनों चीज़ें दे रखी हैं और प्रॉपर सिंबल बताना है आपको। अब की बार आप एक चीज़ देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, तो इसका मतलब आप इसका मास नंबर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू मास नंबर। अब 16 आपके प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया 32 मास नंबर हो गया आपका, ठीक है। अब 32 मास नंबर हो गया, फिर उसके बाद हमने एक चीज़ देखी, ये स्पीशी जो हमारी न्यूट्रल तो नहीं है। क्यों न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि अगर न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका मतलब आपने देखा यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं 16 लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18, तो ये बराबर नहीं है, तो न्यूट्रल स्पीशीज़ नहीं है। इसका मतलब अगर उसके पास 16 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से बाहर से आए हुए हैं, और जब बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो 32 जो एटॉमिक मास होता है वो किसका होता है भाई, सल्फ़र का होता है एटॉमिक नंबर, और जेड 16 एटॉमिक नंबर, जेड जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 16 किसका होता है, सल्फ़र का। तो यहाँ पे लिखा सिंबल सल्फ़र, 32 मास नंबर आप लोगों ने निकाला, जेड जो है 16 एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल होता है वो भी लिख दिया, और 2 माइनस क्यों लिखा है भाई, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आया है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार आपको, किसी भी आइटम के अंदर हम पढ़ते हैं भाई, खाली सी जगह देख लेते हैं यहाँ पे, किसी भी एटम के अंदर हम देखते हैं उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो Z है एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इक्वल, और वो किसके इक्वल होगी, एटॉमिक नंबर के इक्वल। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसके, मास नंबर के, ठीक है। अगर मास नंबर निकालना हो या आइदर न्यूट्रॉन दे रखा हो या प्रोटॉन, कोई सी एक दे रखी है, तो एक को निकाल लेंगे एटॉमिक नंबर में से घटाकर, ठीक है। और जब भी स्पीसीज़ न्यूट्रल होगी तो ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होगी, अदरवाइज़ हमें चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक और लास्ट चीज़ इसमें कि हम किसी भी एटम को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स ये कोई भी एटम हो गया, जेड उसका एटॉमिक नंबर, ए उसका मास नंबर। आइसोटॉप में क्या होता है भाई, आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। लेकिन आइसोबार की अगर हम बात करें वो इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो वो क्या है भाई, आइसोटोप है, उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है, मास नंबर अलग होगा। ये था कुल मिला के आज का आपका चुटका मुटका टॉपिक। इसके बाद हम इसके बाद तो छोड़ो, आज ही कर लेते हैं हम इसको, छोटा सा ही तो है ये पॉइंट, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। हाँ, तो हम रदरफोर्ड मॉडल हमने पढ़ा और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी एजम्पशन, जो भी कुछ था। अब बात ये आई कि अब मुद्दे की कि रदरफोर्ड मॉडल को फेल क्यों माना गया, क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, वैसे ही जैसे सन के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब जब मूविंग बॉडीज़ है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो। अगर सर्कुलर मोशन में अगर घूम रही है बॉडी तो उसके अंदर भी एक्सेलरेशन होगा, बेशक उनकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि उनके डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उनके अंदर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा। क्या करेगा भाई, रेडिएशंस एमिट करेगा। और अगर रेडिएशंस एमिट करी तो वो श्रिंक होता चला जाएगा, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उन्होंने इसकी एनर्जी से रिलेटेड कोई बात नहीं बताई, और लगातार घूमेंगे भाई, वो रेडिएशंस एमिट करेंगे एज़ पर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। तो लगातार ये एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाके न्यूक्लियस के अंदर डंप कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर गिरने में 10⁻⁻8 सेकंड का ही समय लगेगा बस। तो ये उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड, इसीलिए जो है इनके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो भी मॉडल आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, और अगर आपको कुछ भी ना समझ आया तो दोबारा जो है वीडियो को देख लेना, पूछ लेना भाई, और मैसेज करके मुझे बता देना जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। आपके लेक्चर ऐसे ही जल्दी जल्दी आते रहेंगे ताकि आपका जो है सिलेबस आराम से टाइम से पहले जो है हो जाए पेपर से। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।